हेलो बच्चों, मेरा नाम है साहिल हुसैन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का। ठीक है, जो कि हम जैसे कि आप लोग जानते हो, हमने क्लास 11 जेएमआई और एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करनी स्टार्ट करी है, जिसमें से आज हमारा ये सेकंड चैप्टर है जो कि क्लास 10th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए ठीक है, तो हम आज क्या करने वाले हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स सीरीज वाइज देखेंगे, पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद लास्ट 5 ईयर के जितने भी एएमयू और जेएमआई में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, सारे क्वेश्चंस का हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं और उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं और हम ट्रिक देखने वाले हैं कैसे हम कम टाइम में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या होता है कि हमारी जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही होती है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसका जो फंडामेंटल रीजन है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही हमारी क्या हो रही होती है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही होती है, उसका फंडामेंटल रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे कि आप लोगों ने मास के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ी होगी, क्लास 9th में मैकेनिक्स पढ़ते टाइम पे हम बार बार मास के बारे में सुन रहे होंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, उसमें आपको बताया गया होगा अगर किसी बॉडी में मास है और हमें उसको एक्सीलरेट करना है तो हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ता है। या आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्सेस पढ़े होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या कहता है, अगर दो बॉडी है और दोनों बॉडी के ऊपर मास है और दोनों को कुछ डिस्टेंस पर रख दिया जाता है तो वो दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो वो जो फोर्स लग रहा होता है वहां पर दोनों बॉडी में मास होने की वजह से, तो वो क्या होता है ना, वो उसके नेचर की वजह से कि उसमें मास है, इसलिए वो फोर्सेस लग रहे होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ही किसी भी बॉडी में ना अगर चार्ज है तो उस पर चार्ज की वजह से भी एक फोर्स लग रहा होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कहीं पर भी, तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फंडामेंटल रीजन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जैसे मास होता है वैसे ही किसी भी मटेरियल की चार्ज भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हमें चार्ज को डिफाइन करना हुआ तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज is the intrinsic property of a material by virtue of which, जिसकी वजह से it can attract or repel another charge material। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मेटल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर पहले से ही पाई जाती है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है उसके अंदर नेचुरल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ना वो किसी दूसरे बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है उसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या उसको रिपेल कर सकता है, यानी कि उस पर फोर्स लगा रहा है। अट्रैक्ट करने का मतलब अपने अंदर अपने साइड में फोर्स लगा रहा है और रिपेल करने का मतलब अपने से दूर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मतलब उसको अपने से दूर भेजना चाहता है। इसका मतलब ये होता है। तो किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से होता है, और ये जो फोर्स लगा रहे होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो चार्ज के बारे में आपको जानकारी मिल गई। ये क्या होता है, किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं इस चार्ज भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैं इसके बात करूं कि क्या इसके अंदर डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है, तो इसके अंदर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इट्स एसआई यूनिट इज कूलॉम।
आपको ये चीज याद होनी चाहिए। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलॉम होती है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो जो हमारा, अगर मैं मास की बात करूं तो मास हमारा एक ही टाइप का होता है, और मास के द्वारा जो फोर्सेस लग रहे होते हैं जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अगर दो मासेस को, अगर मैं दो मास ले लूं और दोनों मास को मैंने कुछ डिस्टेंस पर रख दिया, एक मास हमारा m1 है, दूसरा मास हमारा m2 है, और दोनों को मैंने कुछ r डिस्टेंस पर रख दिया हुआ है, तो ये हमेशा दोनों ना अपने ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। और वो अट्रैक्शन फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, जहां पर r और m1 m2 तो आपको पता चल रहा है, g हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ आता है कभी कभी, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ आएगा साथ में, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका कितना होता है? g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो ये जो फोर्स होता है ना, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मतलब ये एक ही टाइप का होता है। तो मास हमारे कितने टाइप के हो गए? एक टाइप के हो गए। लेकिन हमें ये देखा गया, जब हमने चार्ज के बारे में स्टडी करी, तो हमने ये देखा कि दो चार्ज बॉडी को ले रहे हैं, तो कभी वो अट्रैक्ट कर रहे थे, कभी वो रिपेल कर रहे थे। जब उसके बारे में बहुत ज्यादा जानने के बाद हमें ये पता चला, तो दरअसल ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो हमने एक को नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को नाम दे दिया नेगेटिव चार्ज, और हमने ये देखा कि सेम टाइप के चार्जेस जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, और अपोजिट टाइप के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। अगर मैं पहले टाइप की बात करूं, जिसको मैं ए बोलता हूं, तो वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा होता है हमारा निगेटिव चार्ज, ठीक है, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने बताया कि अगर मैं चार्ज की बात करूं, किसकी बात करूं? चार्ज की बात करूं, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। तो यहां पर दो तरीके के फोर्सेस आ जाते हैं। अगर मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को कुछ r डिस्टेंस पर रखा गया है, तो ये दोनों सेम टाइप के होने की वजह से ना ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हैं, और दैट फोर्स, ठीक है ना, ये कूलॉम्स लॉ के द्वारा आता है। अभी इसको हम समझेंगे कि ये फोर्स कितना आता है। मैं अभी डायरेक्शंस को बता रहा हूं कि अगर दो सेम टाइप के चार्जेस हैं तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। अगर ये दोनों निगेटिव चार्जेस हैं तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। लेकिन अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले लूं, दूसरा निगेटिव चार्ज ले लूं, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे, मतलब एक दूसरे से नजदीक आना चाहेंगे। तो अपोजिट टाइप के चार्जेस में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लग रही है, और सेम टाइप के चार्जेस में रिपल्सन फोर्स लग रही है। तो हम इसके लिए एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, जिसको हम लिखते हैं कि लाइक चार्जेज का मतलब होता है सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेज आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज मतलब क्या होता है? ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जो अनलाइक चार्जेज होते हैं, आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो चार्ज के बारे में पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक मास जैसी इंट्रिंसिक किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि फोर्स लगाने की एक फिनोमिना होती है जो दूसरे चार्ज बॉडी पर लगा रहा होता है। और वो कैसे लगाता है? अगर सेम टाइप के चार्जेज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट टाइप के चार्जेज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। और ये दो टाइप्स के होते हैं, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलॉम होती है, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज के बारे में इतनी जानकारी हमें रखनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ये चीजें काम आने वाली हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो चार्ज के बारे में तो हमने जान लिया। अब ये चार्ज आता कैसे है? जैसे मास क्या होता है ना, कि मास तो हमेशा किसी भी बॉडी में, बिना मास के कोई बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हमेशा मास तो रहता ही है किसी ना किसी बॉडी में। लेकिन कभी चार्ज क्या होता है ना, चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर तो है, लेकिन अब क्या होता है, ये पॉजिटिव टाइप के चार्जेज, निगेटिव टाइप के चार्जेज, ये दो टाइप्स के चार्जेज होने की वजह से ना, जब दोनों सेम इक्वल अमाउंट में रहेंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि उस बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, एक इसकी प्रॉपर्टी होती है एडिटिव नेचर, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 निगेटिव चार्ज है, और दोनों को कंबाइनली पूछा जाए कि टोटल चार्ज कितना है, तो हम कहते हैं 10 - 10 दैट इज इक्वल टू 0 चार्ज। ठीक है, तो किस मास तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन चार्ज बॉडी पर जो होता है ना, वो कभी एग्जिस्ट करता है, कभी नहीं करता है, कभी 0 चार्ज भी होता है। तो ये चार्ज आता कहां से है? क्या हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उसके लिए थोड़ा सा हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने से पहले ये चार्ज आता कैसे है उस चीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चार्ज किसी भी बॉडी पे आता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रीजन रीजन ऑफ चार्ज बॉडीज। ये चार्ज कैसे आता है, इसके आने का रीजन क्या है? तो वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं कि किसी भी बॉडी में जो भी जिस एटम से मिलकर के बना होता है उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होती है। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9th में केमिस्ट्री में ये चीज थोड़ी बहुत देखी होगी कि जो भी एटम होता है हमारा, उसके सेंटर पर एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। उसके सराउंडिंग में क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है? चक्कर लगा रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में चक्कर लगा रहा है और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है, तो इसे निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देकर के भी हम इसे क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। तो होता यह है, वैसे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी देनी पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इसे निकालना हमारे लिए आसान नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से निकालना बहुत आसान होता है ना। उसको हम थोड़ा सा फ्रिक्शन दे करके भी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पे हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी से बाइंडेड नहीं होता है। लेकिन ये जो बाइंडेड होते हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बाइंडेड होते हैं, तो इनको निकालने के लिए ना हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। तो वास्तव में जो भी इलेक्ट्रॉन आता है किसी भी एटम पर, सॉरी जो भी चार्ज आता है किसी भी एटम पर, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आता है। आप लोगों ने सुना होगा, मतलब पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकल जाता है तो उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाता है किसी दूसरे एटम से, तो उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वो होता क्यों है? वो होता इसलिए है क्योंकि किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, ये इसलिए होता है किसी भी न्यूट्रल एटम पर। अब क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी क्वांटिटी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं प्रोटॉन की बात कर लूं तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों पर सेम अमाउंट के चार्जेज होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जनरली जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं उनमें क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और हमारा एटम पर चार्ज 0 हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें से एक एटम बाहर निकल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतना प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो उतने प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा किस पर? उस एटम पर। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकलेगा तो उस केस में क्या होगा? इस पर एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन हमारा किसी दूसरे एटम से इस पर आता है तो इस पर क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? इफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम ऐसे लिखते हैं,
ड्यू टू gain of electron atom has negative charge, ठीक है ना। और दूसरा ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम हैज पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा जाकर के एटम पर किसी दूसरे एटम से आ गया तो उस पर क्या आ जाएगा, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ये मैंने माइनस लिख करके ऐसे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन पर किसी भी, तो एटम क्या होता है ना कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी हमारा मटेरियल होता है वो एटम से मिलकर के बना होता है, और एटम के ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होने चाहिए, किसके लिए, न्यूट्रल एटम के लिए। अगर इनमें इलेक्ट्रॉन में कमी या अधिकता हुई तो उसके केस में क्या हो जाएगा, हमारी एटम क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज आने का यही रीजन है, क्या रीजन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन चार्ज क्यू। अगर हमारे पास कुछ चार्ज है, ठीक है ना, कोई बॉडी है और उस पर कुछ चार्ज है, उसको क्यू कंसीडर कर लेता हूं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। क्यू चार्ज कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ट्रांसफर हुए हैं, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यह है कि अगर हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन इस जगह मतलब ट्रांसफर हो जाएंगे, किसी एटम से किसी दूसरे एटम पर जाएंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी एटम पर आएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर चार्ज की बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, ये चीज हम जान चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलॉम। और जहां पर कूलॉम क्या होता है, हमारी एसआई यूनिट होती है। हमसे ये पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन चार्ज क्यू। क्यू चार्ज अगर हमारे पास है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको चर्चा करने से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं, क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि आप लोगों ने इधर देखा कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से चार्ज आता है, तो उसमें रियलिटी में होता यह है कि या तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, या तो तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते, हम आधा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं ले सकते, हम 1.5 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं ले सकते, हम 6.8 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं ले सकते। मतलब फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन को हम बाहर नहीं कर सकते हैं। या तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, या तो दो, या तो तीन। ऐसे ही क्या होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारी आएगी वो इंटीजर आएगी। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होंगे, बाहर आएंगे। या तो एक, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। या अगर इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो भी या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो तीन इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जो भी हमारा चार्ज एग्जिस्ट करता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल एग्जिस्ट करता है। मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जिस्ट करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जिस्ट करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जिस्ट करेगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। तो वही चीज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है। क्वांटा का मतलब होता है ना पैकेट, ठीक है ना। या तो एक, या तो दो, या तो तीन, या तो चार। आधा पैकेट से कोई मतलब यहां पर नहीं होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जो भी हमारा चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसके n टाइम्स होगा, जहां पर वेयर n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 4 हो सकता है। ऐसे ही क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स बस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स ओनली। n क्या हो सकता है, हमारा इंटीजर हो सकता है। और e की तो वैल्यू हमें पता ही है, e इज द फंडामेंटल चार्ज ऑफ पार्टिकल। इसको हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम।
ठीक है। तो जो भी हमारा चार्ज एग्जिस्ट करेगा, या तो कितना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करूं तो इतना आ जाएगा चार्ज हमारा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो मैं उस चार्ज की बात करूंगा तो हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यानी कि 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतना चार्ज एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो इतना चार्ज एग्जिस्ट करेगा। इन दोनों के बीच में अगर कोई मैं चार्ज ले लूं, जैसे मान लो मैं बोल देता हूं 2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो हम कहेंगे नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन में चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, इस चीज को हमें याद रखना है। तो अगर हमसे नंबर ऑफ चार्ज पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, ये n यहां पर क्या है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी हमसे पूछा जाएगा क्यू चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम n को क्या कर देंगे, n को फाइंड आउट करने के लिए q को e से डिवाइड कर देंगे। और e की वैल्यू तुम्हें पता ही होती है, e की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इससे हम डिवाइड करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए कि अगर Q की वैल्यू Q इज इक्वल टू 48 कूलम है, Q इज इक्वल टू 48 कूलम है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस इतने चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या करूंगा, Q को डिवाइड करूंगा किससे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। ठीक है, और Q इज इक्वल टू कितना है 48, और यहां पर जो रखना है ना वो कूलम में ही रखना है, क्योंकि ये भी वैल्यू कूलम में ही होती है। तो 48 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.6 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, और 10 की पावर -19 ऊपर जाकर 10 की पावर +19 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर +19। ठीक है ना, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे अवेलेबल होंगे किसमें, 48 कूलम के चार्ज में। यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अगर ट्रांसफर होता है कितना, 30 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होता है तब जाकर के 48 कूलम चार्ज उस पार्टिकल पर आएगा। तो ये चार्ज के बारे में फंडामेंटल चीजें जो थी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी, जो समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अच्छे से कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखा होगा तो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, अभी मैंने एक चीज बताई थी कि दो चार्जेज को किसी डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो वो अपने मतलब एक फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स दो टाइप का होता है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या तो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। तो कूलॉम्स लॉ ना उनके बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक है ना, कूलॉम्स लॉ दो चार्जेज को किसी डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है कि उन पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। तो अगर मैं कूलॉम्स लॉ की बात करूं तो मैं कहूंगा इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स is exert electric force exerts by charges is directly proportional to multiplication of both charges, multiplication of both charges and inversely proportional to inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ क्या स्टेट्स करता है, क्या बताता है, हमें ये चीज बताता है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया हुआ इस पर लिखे हुए सेंटेंस को आप समझ सकते हो। अब मैं आगे इसको समझाने की कोशिश करूं तो कूलॉम्स लॉ मतलब कहता क्या है वो रियलिटी में, जैसे अगर हमारे पास कोई दो चार्जेज हैं,
ठीक है, और दोनों को कुछ r डिस्टेंस पर रख दिया गया है, और एक पर चार्ज का मैग्नीट्यूड q1 है और दूसरे पर चार्ज का मैग्नीट्यूड q2 है। अगर मैं इस दोनों को पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करूं तो मैं जानता हूं कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शंस में एक फोर्स लगाएंगे, और ये बॉडी इस पर जितना फोर्स लगाएगी F और ये बॉडी इस पर जितना फोर्स लगाएगी F, ये दोनों वास्तव में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब दोनों बॉडी एक दूसरे पर सेम अमाउंट की फोर्स लगाते हैं, और वो जो सेम अमाउंट का फोर्स होता है उसको मैं F कंसीडर कर लूं, तो कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि ये जो हमारा F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों बॉडी पर चार्ज के मल्टीप्लिकेशन है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों बॉडी की डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर के। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पर एक आता है, और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं k से, और फिर q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, जहां पर k को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है ना, सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मीटर स्क्वायर इधर आएगा, न्यूटन इसका यूनिट हो गया, इधर आकर के ये आर का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा तो कूलॉम का स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो के की वैल्यू क्या हो गई, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये के की वैल्यू कब आती है, जब इन दोनों बॉडीज को किसमें रखा गया है, या तो वैक्यूम में रखा गया होगा या तो एयर में रखा गया होगा, उस केस में ये 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर आती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि किसके द्वारा आता है, कूलॉम्स लॉ के द्वारा आता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कूलॉम्स लॉ को बताइए कि व्हाट इज कूलॉम्स लॉ, या आपसे ये पूछ सकता है कि अगर दो बॉडीज है और दोनों बॉडीज की पर कुछ चार्जेज हैं, और उन चार्जेज की वजह से उन पर एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि उनके चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बताओ कौन सा लॉ है, तो हम क्या कहेंगे, ये कूलॉम्स लॉ है। जैसा कि सेम टाइप का क्वेश्चन ये पूछा गया है आपके जेएमआई के प्रीवियस ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया हमारी चीज, कूलॉम्स लॉ हमने समझ लिया। अब यहां से ना दरअसल हमने ये पढ़ाने का एक और मकसद ये है कि हम कूलॉम को डिफाइन कर सकें। जैसे कि हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलॉम होती है, एसआई यूनिट कूलॉम होती है। तो 1 कूलॉम, आपसे पूछा जा सकता है कि 1 कूलॉम को कैसे डिफाइन करोगे, तो 1 कूलॉम का डेफिनेशन हम दे सकते हैं, ध्यान से समझना। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मतलब फॉर्मूले को देखूं तो 1 कूलॉम का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि अगर इस पे 1 कूलॉम मैं कंसीडर कर लूं, इस पे भी 1 कूलॉम कंसीडर कर लूं, और r इज इक्वल टू 1 मीटर कंसीडर कर लेता हूं, r इज इक्वल टू 1 मीटर कंसीडर कर लेता हूं, तो ये बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 इसके जगह पे भी आ जाएगा, 1 इसके जगह पे भी आ जाएगा, 1 इसके जगह पे भी आ जाएगा, यानी पूरी क्वांटिटी 1 हो गई, यानी F इज इक्वल टू K। तो यानी फोर्स कितना लगेगा हमारा, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अगर मैं r इज इक्वल टू 1 मीटर और दोनों की पर चार्ज को 1 कूलॉम कंसीडर कर लेता हूं, तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, लगने वाला फोर्स 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो मैं ये डेफिनेशन दे सकता हूं कूलॉम की, 1 कूलॉम की, कि 1 कूलॉम इज द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ 1 कूलॉम इज द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ 2 equal charges placed at 1 meter distance and both exert on it a force of 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन। ठीक है ना, तो मैं इसका डेफिनेशन क्या दे सकता हूं 1 कूलॉम का, if 2 equal charges placed at 1 meter distance and both exerts a force of 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन on them, then the charges on both body is 1 कूलॉम।
ठीक है। तो 1 कूलम का डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं कि अगर दो बॉडी को एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा जाता है और दोनों बॉडी पर इक्वल चार्जेस हैं और उन पे लगने वाला जो फोर्स है वो 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों बॉडी पर 1 कूलम का चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कूलम्स लॉ। और आगे हम बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये जो हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, दरअसल चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों कर पाती है, क्योंकि चार्ज हमारा क्या होता है, फ्लो हो रहा होता है, चार्ज मूव करने की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, ये चीज हमें पता है कि चार्ज के मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो चार्ज को फ्लो करने देते हैं, उनके अंदर चार्ज का फ्लो हो पाता है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल जिनके अंदर चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता है, उसके बेसिस पर हम चार्ज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस, चार्ज को नहीं, मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो पहला जो टाइप होता है मटेरियल का वो होता है हमारा कंडक्टर। पहला मटेरियल क्या होता है, कंडक्टर होता है। दूसरा मटेरियल होता है हमारा सेमीकंडक्टर। और तीसरा जो मटेरियल होता है वो होता है हमारा इंसुलेटर। ठीक है, ये 3 टाइप्स के मटेरियल होते हैं, क्या, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पर, फ्लो के चार्ज मतलब बेसिस पर हम क्या 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर मुझे डेफिनेशन पूछी जाती है या ये पूछा जाता है कि क्या है, तो कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिनके अंदर चार्ज का फ्लो आसानी से हो पाता है। ठीक है ना, कंडक्टर इज दैट टाइप ऑफ मटेरियल इन विच वी कैन पास द चार्ज इजीली। ठीक है ना, जिसके अंदर चार्ज का फ्लो आसानी से हो सकता है, ऐसे मटेरियल को हम कौन सा मटेरियल कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसके लिए, इट इज द टाइप ऑफ मटेरियल इन विच चार्जेस कैन फ्लो इजीली। ठीक है ना, अगर सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की प्रॉपर्टी को रखता है। इसमें चार्ज का फ्लो तो हो पाता है, लेकिन इसमें बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से ना एक एक्सटेंट तक इसमें चार्ज का फ्लो हो पाता है। तो इट इज द टाइप ऑफ मटेरियल इन विच flow of charges till some extent exist till some extent। ठीक है ना, तो ये कुछ एक्सटेंट तक इसमें चार्ज का फ्लो हो पाता है। अगर मैं कंडक्टर के एग्जांपल्स की बात करूं तो कंडक्टर में हमारे आ जाएंगे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम एंड ऑल टाइप्स ऑफ मेटल। ऑल टाइप्स ऑफ मेटल, जितने भी मेटल होते हैं वो सारे के सारे कंडक्टर में आ जाते हैं। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल की बात करूं तो इसमें आ जाता है हमारा सिलिकॉन, इसमें आ जाता है हमारा जर्मेनियम एंड अदर। ठीक है, इंसुलेटर की बात करूं तो ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें चार्ज का फ्लो होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो इट इज द टाइप ऑफ मटेरियल इन विच कैन नॉट फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में क्या हो सकता है, एक तो ड्राई वुड हो जाएगा हमारा। अगर सूखा हुआ कोई लकड़ी है तो उसमें चार्ज का फ्लो कभी हो ही नहीं पाता है। रबर है, ठीक है, रबर हमारा बेस्ट एग्जांपल है। हमारी प्लास्टिक है कुछ,
एक्सेट्रा, बैकेलाइट, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे इंसुलेटर के। तो इंसुलेटर ऐसा मटेरियल है जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है, सेमीकंडक्टर में कुछ एक्सटेंट तक हो पाता है, और क्या होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। कंडक्टर हमारा ऐसा मटेरियल है जिसमें चार्ज का फ्लो इजीली हो पाता है। तो हमें ना यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं हम, वो कंडक्टर के लिए ही पढ़ने वाले हैं। कंडक्टिंग मटेरियल जो भी होते हैं हमारे, उनमें ही इलेक्ट्रिसिटी का हम फ्लो करा पाएंगे, क्योंकि उनमें ही चार्ज का फ्लो हो पाता है। तो जो भी हम एग्जाम्पल लेंगे मटेरियल की, वो सारे के सारे कौन से मटेरियल होंगे? कंडक्टर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो भी फ्लो होती है वो कंडक्टर में ही हो पाती है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता कैसे है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अगर मैं कोई एक कंडक्टर ले लूं, तो मैंने ना एक सिलिंड्रिकल टाइप का वायर का ना कुछ मतलब वायर को कट कर लिया, और मैं उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं। तो इसमें क्या होता है, ये कंडक्टिंग मटेरियल हमारा कंडक्टर का बना हुआ है, मतलब कोई भी मेटल्स हो सकता है ये। अब क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ना, इनके एटम्स के सराउंडिंग में चक्कर लगा रहे होते हैं। अब इनको हम थोड़ी सी एनर्जी दे देंगे तो वो वहां से निकल सकते हैं। निकलने के बाद क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एटम्स होंगे, एटम्स के सराउंडिंग में ये चक्कर लगा रहे हैं, हमने इनको कुछ एनर्जी दी। ठीक है, वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर किसी बॉडी को, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जाए, किसी बॉडी को कुछ ऊपर लेकर के मतलब कुछ नीचे से कुछ हाइट पर ऊपर उठा दिया जाए, तो उसके अंदर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, जो उसको क्या करती है, नीचे ले जाने की कोशिश करती है। मतलब उसके अंदर कुछ एनर्जी आ गई है, उस एनर्जी को वो रिलीज करना चाहता है। कैसे, वो नीचे जाना चाहता है। जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं, किसी भी सपोर्ट जो भी हमने लगाया होता है उस सपोर्ट को हटाते हैं, वैसे वो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे चली जाती है, फिर वो अपनी एनर्जी को जीरो कर लेती है। तो क्या होता है ना कि जब भी किसी बॉडी, तो हमने उस बॉडी को ना ऊपर उठाया, यानी कि हायर पोटेंशियल एनर्जी पे लेकर के आए, तो क्या होता है ना कि कोई भी बॉडी ना अपने लोअर पोटेंशियल एनर्जी में जाना चाहती है, लोअर पोटेंशियल एनर्जी के कंडीशंस में जाना चाहती है। वैसे ही क्या होता है ना, यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी होती है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों होता है, अभी मैं उस चीज को पढ़ाऊंगा। वो एक हमारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। जस्ट इसके बाद का अगला टॉपिक है वो, लेकिन उसके फंडामेंटल को समझो। फंडामेंटल क्या होता है कि वैसे ही क्या होता है ना कि इधर हम हायर, मतलब एक हायर चीज, मतलब हायर एनर्जी लगा देते हैं, और इधर एक लोअर एनर्जी होती है। और हायर जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। और ये फ्लो, इनमें जब भी एनर्जी दी जाएगी ना, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे ना, बाहर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एटम को छोड़ करके बाहर आ जाएंगे, जो कि मेटल के बीच में कोई जगह होगी जहां पर चले जाते हैं। ठीक है ना, अब ये जो एटम को छोड़ के बाहर आ जाते हैं ना, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जो भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो पाता है कंडक्टर में, वो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो पाता है। तो क्या होता है ना, कंडक्टर जो होता है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है। इसीलिए इसमें कुछ एक्सटेंट तक ही हम क्या कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा पाते हैं। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उनको थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाती है, तो वो मेटल के अंदर चले जाते हैं, एटम के सराउंडिंग में जो घूम रहे होते हैं उसको छोड़ करके, अपना पोजीशन छोड़ करके। तो ये जो फ्री में घूम रहे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन्हीं के फ्लो होने के कारण अब एनर्जी हम यहाँ पर दे देंगे ज्यादा, जिससे ये क्या करने लगेंगे, पानी जैसे बहता है वैसे ये फ्लो करने लगेंगे। जैसे कि मान लो एक नहर का एग्जाम्पल ले लिया जाए। एक जगह थोड़ा सा, मतलब जैसे कि जहां जिधर की तरफ ऊंचाई ज्यादा होती है, उधर से नीचे जिधर की तरफ क्या होता है कि गहरा होता है, उधर की तरफ हमारा पानी क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। वैसे इलेक्ट्रॉन की कंडीशन है, इधर की तरफ हायर पोटेंशियल एनर्जी दे दी जाए तो इधर की तरफ हमारे क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। ठीक है ना, तो इस बात को थोड़ा सा आप लोगों ने समझा होगा, इसके बेसिक फंडामेंटल को। आगे बढ़ते हैं हम, अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने अभी तक ये सीखा कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है वो चार्ज की फ्लो की वजह से हो रहा है। तो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है उसके रेट को, मतलब वो कितने गति के साथ फ्लो कर रहा है, मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, कितना चार्ज पास हो रहा है किसी एक पोजीशन से, तो उसके मेजरमेंट भी तो आना चाहिए ना हमें। बिना उसके मेजरमेंट करें हम कैसे बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी का लॉस हुआ या कितना एनर्जी हमारा कंज्यूम हुआ, कहां पर क्या, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा
मैकेनिक्स में पढ़ते टाइम पे कि हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के फ्लो रेट को पढ़ते हैं यानी कि वेलोसिटी और स्पीड को पढ़ते हैं, फिर हम वेलोसिटी के रेट को पढ़ते हैं यानी एक्सेलरेशन को पढ़ते हैं। तो हर चीज के रेट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कितनी गति के साथ वो फ्लो हो रहा है, अगर कोई चीज फ्लो कर रही है तो वैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज क्या होता है, कंडक्टर के अंदर फ्लो होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, उसी फ्लो का मेजरमेंट है, ठीक है ना, उसी फ्लो के रेट को क्या करता है, ये मेजर करता है। तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ, हम कह सकते हैं इट इज द मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज द मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर मैं इसको डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। या इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, इट इज द चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। मतलब अगर मैं यूनिट टाइम सेकंड को ले लेता हूं या कोई सा भी यूनिट टाइम ले लिया जाए, कह दिया जाए कि 1 सेकंड हमारा यूनिट टाइम है, तो 1 सेकंड में कितने चार्ज का ट्रांसफर हुआ किसी सेक्शन से, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिखाया हुआ है, अभी हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में। क्या होता है, दरअसल एक सर्किट डायग्राम ऐसे होता है हमारा, ठीक है, उसमें एक जगह बैटरी लगी होती है, ठीक है, एक जगह बैटरी लगी होती है, ये हमारा स्विच होता है, और ये हमारा कुछ रेजिस्टेंस है यानी कि बल्ब है। बल्ब क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और ठीक है, यहाँ पर एक ओमीटर लगा हुआ है जो कि करंट के मेजरमेंट का काम करता है, कि मतलब कितने करंट का फ्लो हो रहा है उसके मेजरमेंट का काम करता है ओमीटर हमारा। अब यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है ये क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, और एनर्जी प्रोवाइड ऐसे करती है कि फिर क्या होता है कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन ये हो जाता है, लेकिन करंट का जो फ्लो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्योंकि जो करंट होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए जो हमारा करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो जाता है। तो अगर हमें करंट का डायरेक्शन पूछा जाए, कन्वेंशनल डायरेक्शन, तो हम ये कहेंगे कि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाकर के क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, तो वो पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलता है और निगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा होता है। तो हमारा करंट का फ्लो कैसे हो रहा है सर्किट में, ऐसे हो रहा है। तो ये जो करंट का फ्लो हो रहा है ये क्या बता रहा है, चार्ज के फ्लो होने के रेट को बता रहा है। तो अगर मैं किसी भी एक क्रॉस सेक्शनल को ले लूं, जैसे कि मान लो मैंने क्या करा ना, यहां से लेकर के यहां तक का काट करके मैं थोड़ा, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगर हमसे कोई पूछ देता है, जैसे कि हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट हमने देख लिया, इलेक्ट्रिक करंट का हमने देखा कि यूनिट जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर में हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। तो अगर हमसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज 1 एम्पियर, तो हम क्या बताएंगे। तो अक्सर ये पूछ दी जाती है बोर्ड एग्जाम में तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के बारे में उसके डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं और पूछते ही हैं। तो 1 एम्पियर का भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे। क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा, टोटल चार्ज ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अगर मैं ये कंसीडर कर लूं कि अगर कोई हमारा कंडक्टर है, उस कंडक्टिंग मटेरियल में 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकेंड में, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट आएगा वही तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो हम इसको ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर in 1 second in a
कंडक्टिंग मटेरियल देन the current in it is called 1 एम्पियर। ठीक है, तो हम ऐसे 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद से एक टॉपिक है हमारा हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं इसके बारे में बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे कि आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। क्या होता है कि अगर हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर किसी चार्ज पार्टिकल को ले जाया जाए तो वो लोअर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाना चाहती है। और इसी की वजह से क्या होता है कि चार्ज हमारा हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करना चाहती है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना, तो हम उसी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर हमसे पूछा जाता है हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम क्या कह सकते हैं बताइए? तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगर हमसे कोई पूछ देता है, जैसे कि हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट हमने देख लिया। इलेक्ट्रिक करंट का हमने देखा कि जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर में हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। तो अगर हमसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज 1 एम्पियर, तो हम क्या बताएंगे? तो अक्सर ये पूछ दी जाती है बोर्ड एग्जाम में तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के बारे में उसके डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं और पूछते ही हैं। तो 1 एम्पियर का भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे। क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा, टोटल चार्ज ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अगर मैं ये कंसीडर कर लूं कि अगर कोई हमारा कंडक्टर है, उस कंडक्टिंग मटेरियल में 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकेंड में, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट आएगा वही तो हमारा क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। तो हम इसको ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड in a conducting material then the current in it is called 1 एम्पियर। ठीक है, तो हम ऐसे 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद से एक टॉपिक है हमारा हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं इसके बारे में बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे कि आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। क्या होता है कि अगर हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर किसी चार्ज पार्टिकल को ले जाया जाए तो वो लोअर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाना चाहती है। और इसी की वजह से क्या होता है कि चार्ज हमारा हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करना चाहती है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना, तो हम उसी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर हमसे पूछा जाता है हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम क्या कह सकते हैं बताइए? तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू चेंज
इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिफरेंट सेक्शन ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल होता क्या है कि अगर हम एक कंडक्टिंग मटेरियल लें और उसके दो सेक्शन को कंसीडर करें, ये हमारा सेक्शन 1,1 है और ये हमारा सेक्शन 2,2 है, तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा रखता हूं और यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम रखता हूं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो हमारे इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, करंट हमारा इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है, हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने ये देख लिया। आगे हमारा अगला टॉपिक 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? दरअसल क्या होता है कि ये किसी भी पॉइंट के लिए डिफाइन करा जाता है, मतलब पोजीशन के लिए डिफाइन करा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता ये है कि अगर हमारे पास कहीं चार्ज अवेलेबल है, ठीक है, तो उसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट हो जाती है और उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस चार्ज पर उस मतलब जो पहले से चार्ज हमारा अवेलेबल था वो क्या करने लगता है, फोर्स लगाने लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने लगता है। ठीक है, तो वैसे ही कहीं पर चार्ज रखा हुआ है तो क्या होता है कि उसके सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट हो जाती है, तो उस फील्ड में किसी भी पॉइंट के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं कि वहां पर अगर कोई चार्ज है तो वो कितने गति के साथ मूव कर सकता है। ठीक है ना, तो क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे कि उस फील्ड में, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर इंफिनिटी का मतलब होता है जहां पर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, वहां पर उसके पास कोई भी चार्ज नहीं, वो फ्रीली वहां पर अवेलेबल है। इंफिनिटी का मतलब ये होता है, तो वहां से फ्री चार्ज को हम उठा करके किसी ऐसे फील्ड में लेकर के आए जहां पर फोर्स लग रहा है, तो उस फील्ड में लेकर के आने में, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर के आने में जितना भी वर्क डन किया जाएगा उस चार्ज को, उस चार्ज से अगर डिवाइड कर देते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको हम डिफाइन करने के लिए इफ लिख सकते हैं इसके बारे में, इट इज या इसको डिफाइन करने के लिए इसका बेस्ट डेफिनेशन लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहा है, तो इंफिनिटी से उस पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में, जैसे कि मान लो मैं टेस्ट चार्ज मान लूं Q नॉट, ठीक है ना, Q नॉट मान लेता हूं और ये इंफिनिटी पर प्लेस्ड है। ठीक है, और इधर कहीं ना हमारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इस चार्ज को यहां से, इस चार्ज को यहां से इस पोजीशन पर अगर हमें लाना है, इस पोजीशन पर अगर हमें लाना है इस Q नॉट चार्ज को, तो यहां से यहां लाने में जितना भी वर्क डन किया जाएगा, जितना वर्क डन किया जाएगा एक्सटर्नल वर्क के द्वारा, उस वर्क डन को अगर हम उस जितना चार्ज को लेकर के आ रहे हैं उससे डिवाइड कर दें तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। तो कैपिटल V का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। जिस टेस्ट चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, उससे वर्क डन में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब ये तो हम इंफिनिटी से लेकर के आए, अगर मान लो यहां पर इसके फील्ड में ही कोई चार्ज है,
ठीक है। तो यहाँ पर पहले से ही कोई पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी पहले से ही है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके लिए अभी भी डिफाइन होगा। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे मान लेता हूं मैं V1। अब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ हमने ट्रांसफर किया और यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गई V2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गई? V2 हो गई। तो यहां से यहां लाने में जितना भी वर्क डन इसके साथ किया गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है ना। तो उसको हम डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो V2 माइनस V1। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं इट इज द difference between potential at 2 points, ठीक है ना। इट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एट 2 पॉइंट। पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इसी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज वोल्टेज। दैट इज वोल्टेज, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। ये दोनों सेम चीजें हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी एक पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है हमारा 2 पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस तो डिफाइन कर दिया। अब इनका जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है ना। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। याद रहना चाहिए, वोल्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, ठीक है। अगर मैं इसके स्केलर या वेक्टर होने की बात करूं तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लिख सकते हैं हम इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और जो इसके SI यूनिट वोल्ट होती है ना, यहां पर हम इस फॉर्मूले से अगर देखें तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है? वर्क डन का यूनिट होता है जूल। चार्ज का यूनिट का क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। तो इसकी एक और यूनिट होती है जो वोल्ट के बराबर ही होती है, और वो क्या होता है? जूल पर कूलॉम होता है, ठीक है ना। इसकी SI यूनिट जूल पर कूलॉम भी लिखी हुई आ सकती है और वोल्ट भी लिखी हुई आ सकती है। और पोटेंशियल डिफरेंस को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज वोल्टेज। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि मैं इसके पहले आपसे डिस्कशन कर रहा था, हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के कंटिन्यूअस फ्लो होने का क्या रीजन है? वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। क्या है वो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी भी कंडक्टर के 2 पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, यहां पर पोटेंशियल अगर V1 है और यहां पर पोटेंशियल अगर V2 है, और V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2, तो हमारे करंट का फ्लो होने लगता है किस डायरेक्शन में? हमारे हायर टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ हमारा क्या होने लगता है? लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारा करंट का फ्लो होने लगता है। तो करंट के फ्लो होने का क्या रीजन है? क्या रीजन है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के 2 पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होने लगता है। यही रीजन है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। तो 1 वोल्ट को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमने देखा अभी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था, तो वो क्या आया था? टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, यही आया था ना, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हमने ये कह दिया कि अगर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है, ये हमारा सेकंड पोजीशन है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को, किसको? किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को जो कि 1 कूलॉम का है, इसको यहां से यहां लेकर के जाने में अगर टोटल वर्क डन 1 जूल किया जा रहा है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, यहां पर पोटेंशियल V1 है और यहां पर पोटेंशियल V2 है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 माइनस V1, हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है? टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज के बराबर होता है।
और किया गया वर्क डन 1 जूल हमने कंसीडर कर लिया, और टोटल चार्ज कितना है जो कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1 कूलम। तो ये क्या हो जाएगा 1 जूल पर कूलम, जिसको हम 1 वोल्ट भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई किसी पॉइंट पर कोई 1 कूलम का चार्ज है, तो 1 कूलम का चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने में अगर 1 जूल का वर्क किया जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था, 1 वोल्ट था। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं लिख सकता हूं, इफ वर्क डन टू bring a charge of 1 coulomb from one point to another point, is 1 joule ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगर हमसे कोई पूछ देता है, जैसे कि हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट हमने देख लिया। इलेक्ट्रिक करंट का हमने देखा कि जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर में हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। तो अगर हमसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज 1 एम्पियर, तो हम क्या बताएंगे। तो अक्सर ये पूछ दी जाती है बोर्ड एग्जाम में तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के बारे में उसके डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं और पूछते ही हैं। तो 1 एम्पियर का भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे। क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा, टोटल चार्ज ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अगर मैं ये कंसीडर कर लूं कि अगर कोई हमारा कंडक्टर है, उस कंडक्टिंग मटेरियल में 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकेंड में, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट आएगा वही तो हमारा क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। तो हम इसको ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकेंड in a conducting material, then the current in it is called 1 एम्पियर। ठीक है, तो हम ऐसे 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद से एक टॉपिक है हमारा हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं इसके बारे में बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है। तो वो एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे कि आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। क्या होता है कि अगर हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर किसी चार्ज पार्टिकल को ले जाया जाए तो वो लोअर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाना चाहती है। और इसी की वजह से क्या होता है कि चार्ज हमारा हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करना चाहती है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना, तो हम उसी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर हमसे पूछा जाता है हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम क्या कह सकते हैं बताइए। तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिफरेंट section of a conducting material
होता क्या है कि अगर हम एक कंडक्टिंग मटेरियल लें और उसके दो सेक्शन को कंसीडर करें, ये हमारा सेक्शन 1 है और ये हमारा सेक्शन 2 है, तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा रखता हूं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम रखता हूं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो हमारे इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, करंट हमारा इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है, हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने ये देख लिया। आगे हमारा अगला टॉपिक 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? दरअसल क्या होता है कि ये किसी भी पॉइंट के लिए डिफाइन करा जाता है, मतलब पोजीशन के लिए डिफाइन करा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता ये है कि अगर हमारे पास कहीं चार्ज अवेलेबल है, ठीक है, तो उसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट हो जाती है और उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है, तो उस चार्ज पर उस मतलब जो पहले से चार्ज हमारा अवेलेबल था वो क्या करने लगता है, फोर्स लगाने लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने लगता है। ठीक है, तो वैसे ही कहीं पर चार्ज रखा हुआ है तो क्या होता है कि उसके सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट हो जाती है, तो उस फील्ड में किसी भी पॉइंट के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं कि वहां पर अगर कोई चार्ज है तो वो कितने गति के साथ मूव कर सकता है। ठीक है ना, तो क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे कि उस फील्ड में, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर इंफिनिटी का मतलब होता है जहां पर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, वहां पर उसके पास कोई भी चार्ज नहीं, वो फ्रीली वहां पर अवेलेबल है। इंफिनिटी का मतलब ये होता है, तो वहां से फ्री चार्ज को हम उठा करके किसी ऐसे फील्ड में लेकर के आए जहां पर फोर्स लग रहा है, तो उस फील्ड में लेकर के आने में, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर के आने में जितना भी वर्क डन किया जाएगा उस चार्ज को, उस चार्ज से अगर डिवाइड कर देते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको हम डिफाइन करने के लिए इफ लिख सकते हैं इसके बारे में, इट इज, या इसको डिफाइन करने के लिए इसका बेस्ट डेफिनेशन लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहा है, तो इंफिनिटी से उस पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने में, जैसे कि मान लो मैं टेस्ट चार्ज मान लूं Q नॉट, ठीक है ना, Q नॉट मान लेता हूं और ये इंफिनिटी पर प्लेस्ड है, ठीक है, और इधर कहीं ना हमारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इस चार्ज को यहां से, इस चार्ज को यहां से इस पोजीशन पर अगर हमें लाना है, इस पोजीशन पर अगर हमें लाना है इस Q नॉट चार्ज को, तो यहां से यहां लाने में जितना भी वर्क डन किया जाएगा, जितना वर्क डन किया जाएगा एक्सटर्नल वर्क के द्वारा, उस वर्क डन को अगर हम उस जितना चार्ज को लेकर के आ रहे हैं उससे डिवाइड कर दें, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। तो कैपिटल V का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। जिस टेस्ट चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, उससे वर्क डन में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब ये तो हम इंफिनिटी से लेकर के आए, अगर मान लो यहां पर इसके फील्ड में ही कोई चार्ज है, ठीक है, तो यहां पर पहले से ही कोई पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पर इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी पहले से ही है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके लिए अभी भी डिफाइन होगा। तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे मान लेता हूं मैं V1। अब इस चार्ज को यहां से यहां हमने ट्रांसफर किया और यहां पर इसके पास पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गई V2,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गई, V2 हो गई। तो यहां से यहां लाने में जितना भी वर्क डन इसके साथ किया गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है ना। तो उसको हम डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो V2 माइनस V1। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इट इज द difference between, it is the difference between potential at 2 points, ठीक है ना। इट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एट 2 पॉइंट। पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इसी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। ये दोनों सेम चीजें हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी एक पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है हमारा 2 पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस तो डिफाइन कर दिया। अब इनका जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है ना। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, याद रहना चाहिए, वोल्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, ठीक है। अगर मैं इसके स्केलर या वेक्टर होने की बात करूं तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो लिख सकते हैं हम इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और जो इसके SI यूनिट वोल्ट होती है ना, यहां पर हम इस फॉर्मूले से अगर देखें तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, वर्क डन का यूनिट होता है जूल। चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। तो इसकी एक और यूनिट होती है जो वोल्ट के बराबर ही होती है, और वो क्या होता है, जूल पर कूलॉम होता है, ठीक है ना। इसकी SI यूनिट जूल पर कूलॉम भी लिखी हुई आ सकती है और वोल्ट भी लिखी हुई आ सकती है। और पोटेंशियल डिफरेंस को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज वोल्टेज, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि मैं इसके पहले आपसे डिस्कशन कर रहा था, हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के कंटिन्यूअस फ्लो होने का क्या रीजन है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। क्या है वो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी भी कंडक्टर के 2 पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, यहां पर पोटेंशियल अगर V1 है और यहां पर पोटेंशियल अगर V2 है, और V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2, तो हमारे करंट का फ्लो होने लगता है किस डायरेक्शन में, हमारे हायर टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ हमारा क्या होने लगता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारा करंट का फ्लो होने लगता है। तो करंट के फ्लो होने का क्या रीजन है, क्या रीजन है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के 2 पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होने लगता है। यही रीजन है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। तो 1 वोल्ट को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमने देखा अभी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था, तो वो क्या आया था, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, यही आया था ना, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हमने ये कह दिया कि अगर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है, ये हमारा सेकंड पोजीशन है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को, किसको, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को जो कि 1 कूलॉम का है, इसको यहां से यहां लेकर के जाने में अगर टोटल वर्क डन 1 जूल किया जा रहा है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, यहां पर पोटेंशियल V1 है और यहां पर पोटेंशियल V2 है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 माइनस V1, हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज के बराबर होता है। और किया गया वर्क डन 1 जूल हमने कंसीडर कर लिया, और टोटल चार्ज कितना है जो कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1 कूलॉम। तो ये क्या हो जाएगा, 1 जूल पर कूलॉम, जिसको हम 1 वोल्ट भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई किसी पॉइंट पर कोई
1 कूलम का चार्ज है तो 1 कूलम का चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने में अगर 1 जूल का वर्क किया जा रहा है तो मैं कहूंगा कि उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था, 1 वोल्ट था। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं लिख सकता हूं इफ वर्क डन to bring a charge of 1 coulomb from one point to another point, is 1 joule, then we can say that the potential difference between these 2 points is called 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम दे सकते हैं 1 वोल्ट की, और ये आपको समझा भी दिया मैंने कि ये डेफिनेशन आई कैसे। अब हम बात करते हैं, हमने यहां तक देख लिया क्या क्या चीजें देखी, हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज देखा, इलेक्ट्रिक करंट देखा, फिर उसके बाद से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया हमने। ये 3 क्वांटिटीज देख ली जिसके बारे में हमें पढ़ना है, जिनकी वजह से करंट का फ्लो हो पाता है। अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ये सारी के सारी चीजें ना किसी ना बिना इलेक्ट्रिक सर्किट के कैसे हो पाएंगी, बिना इलेक्ट्रिक सर्किट के समझ में ही नहीं आ पाएंगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, यह जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना वो वायर, स्विच और इलेक्ट्रिकल जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं सबका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज द combination of wires, electrical elements, external resistance, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब है कि बाहर से कोई भी हम जैसे कि हीटर लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं, तो सारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो हमारा वायर होता है ना, वायर में पहले से ही कुछ रेजिस्टेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो हम बाहर से क्या लगा देते हैं, हीटर लगा दिया हमने, तो हीटर में क्या होता है ना कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। बल्ब लगा दिया, बल्ब का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ये हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहलाते हैं। तो अगर हमने क्या करा ना कि वायर का, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का एंड स्विच, ठीक है ना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड स्विच with flow of electric current in it। ठीक है ना, अगर विथ, ठीक है, स्विच एंड इन विच लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, विथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट, अगर हमने क्या करा, एक कॉम्बिनेशन बना लिया वायर का, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का एंड स्विच का, और उनमें हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करा सकते हैं, तो हम क्या कह देंगे उसे, स्विच क्या कह देंगे उसे, इलेक्ट्रिकल सर्किट कह देंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना करके दिखा रहा हूं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, आगे की तरफ बढ़ाया मैंने, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। ठीक है ना, एक स्विच लगा दिया, आगे की तरफ बढ़ाया, और फिर मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। तो ये क्या हो गया, ये हमारा वायर है, ये है हमारा वायर, ये है हमारा स्विच, ये है हमारा रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसे, क्योंकि बल्ब में हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये है हमारी बैटरी। तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ऑन करने पर इसमें करंट का फ्लो होने लगेगा, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं दैट इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो ऐसे एलिमेंट्स हम जैसे कि क्या होता है ना, किसी भी सर्किट में ये भी एलिमेंट है हमारा, ये भी एलिमेंट है हमारा, ये भी एलिमेंट है, और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें ऐड करते चले जाते हैं सर्किट में, वो सारे के सारे एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने रेजिस्टेंस का नाम सुना होगा, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सर्किट में जो कि लगे होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा एक्टिव एलिमेंट, एक होता है हमारा पैसिव एलिमेंट। तो जो एनर्जी प्रोवाइड करता है उसे हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, और जो एनर्जी कंज्यूम करता है या स्टोर करने का काम करता है, ऐसे एलिमेंट को हम पैसिव एलिमेंट कहते हैं। तो अगर हमें एक्टिव एलिमेंट को डिफाइन करना हुआ होगा तो हम ये कहेंगे, इट इज द एलिमेंट्स which provide electrical energy to the circuit। सर्किट को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने का कोई काम करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। एग्जांपल में जो हमारी बैटरी होती है ना, वो सर्किट को क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है, ना कि कंज्यूम करने का काम करती है। सेल्स जो लगे होते हैं वो भी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जो जनरेटर लगे होते हैं या डायनेमो कह सकते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं? सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, एक्सेट्रा। अगर मैं पैसिव एलिमेंट की बात करूं तो मैं कह सकता हूं, इट इज द elements which consume or store the electrical energy is called passive element। ठीक है ना। तो जो एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं या एनर्जी कंज्यूम करने का काम करते हैं उन्हें हम पैसिव एलिमेंट कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सबसे अच्छा एग्जांपल जिसे हम जानते हैं दैट इज रेजिस्टेंस। उसके बाद से हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में आगे आने वाले क्लासेस में। कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं या एनर्जी कंज्यूम करने का काम करते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? पैसिव एलिमेंट कहते हैं। तो ये रही हमारे एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट के बारे में जानकारी। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ये होता है कॉम्बिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ क्या? वायर, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जैसे कि बल्ब या आयरन या जो भी चीजें हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, उसके बाद से एक स्विच होता है, और अगर उसमें करंट का फ्लो हो सकता है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट के ना सिंबल्स दिए गए हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होते हैं, उनके कुछ सिंबल दिए गए हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं पर कोई सर्किट बनाया गया और उस सर्किट में ऐसे ऐसे सिंबल दिख रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वहां पर कौन सा एलिमेंट है। तो अगर मैं बात करूं पहले कंपोनेंट की, तो दो इलेक्ट्रिकल सेल। अगर हमें कहीं पर बैटरी में सेल, जैसे कि मान लो मैंने अभी यहां पर बनाया था, यहां पर ये जो मैंने चीज बनाई हुई है ये प्लस टर्मिनल है, ये हमारा माइनस टर्मिनल है। अगर ऐसा कहीं पर आपको सिंबल देखने को मिलता है तो आप उसे क्या कहोगे? वो सेल है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसा, जैसे सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर प्लस और माइनस रहेगा, ये सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ऐसे 2-3 सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। कि 2-3 सेल का कॉम्बिनेशन, जैसे कि उसके द्वारा जो पावर देता है ना बैटरी, वो सेल से ज्यादा पावर देता है, मतलब बहुत सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन से बैटरी को बनाया जाता है। तो ऐसा ही हमारा बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे स्विच को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। ये दोनों है जो स्विच को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे ओपन स्विच को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि ये ओपन है। ओपन का मतलब होता है करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। जब हम उसको क्लोज्ड कर देते हैं, यानी कि वहां पर एक डॉट लगा देते हैं बीच में, तो वो हो जाता है हमारा क्लोज्ड सर्किट, यानी कि करंट का फ्लो होने लगता है। उसके बाद से ये जो है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि दो वायर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि मान लो मैंने कोई सर्किट बनाई, ठीक है,
और यहाँ से ना मुझे ले जा करके फिर एक और यहाँ पर भी ऐड करना है, कोई रेजिस्टेंस ऐड करना है, जो भी चीज़ ऐड करना है। तो अगर यहाँ पर एक डॉट दिखा हुआ आता है तो हमको मतलब इसका मतलब ये है कि इस वायर के साथ ये क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए वायर ज्वाइंट, मतलब यहाँ पर दो वायर का क्या है, ज्वाइंट है, तो ये ज्वाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसा कहीं पर दिखा हुआ मतलब ऐसा कहीं पर आपको देखने को मिलता है कि ये ऊपर से जा रहा है, तो इसका मतलब है कि दो वायर एक दूसरे के मतलब क्या हो रहा है ना कि वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए तो जा रहा है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, वो बाहर से ही चले जा रहा है, मतलब यहाँ पर टच नहीं हो रहा है, वो एक दूसरे से वायर टच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है वायर क्रॉसेस विदाउट ज्वाइनिंग। इलेक्ट्रिकल बल्ब, जैसे कि मान लो अभी मैंने सर्किट बनाई तो उसमें दिखाया था इलेक्ट्रिकल बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमारा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस हमको ऐड करना हो तो हम ऐसे दिखाते हैं। ये जो होते हैं ना, ये इनको हम कहते हैं रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर हमारा रेजिस्टेंस वेरिएबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है ना सर्किट में जितने रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है या घटा लेता है। तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम एक और नाम देते हैं रियोस्टेट, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। ये होता है हमारा अमीटर, जो कि करंट के मेजरमेंट का काम करता है। किसी भी सर्किट में कितने करंट का फ्लो हो रहा है उसके मेजरमेंट के लिए हम अमीटर का यूज करते हैं, और उसका सिंबल ये होता है। ये होता है हमारा वोल्ट मीटर, करंट में कितने पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है किसी दो टर्मिनल के बीच में, उसको मेजर करने का काम करता है हमारा वोल्ट मीटर। और उसको हम ऐसे हम सिंबल से दिखा सकते हैं किसी भी सर्किट में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वोल्ट मीटर लगा करके। तो ये हो गए कुछ सिंबल्स, किसके सिंबल्स, जो हमारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उनके सिंबल मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। अगला टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? दरअसल हमने अभी पढ़ा कि किसी भी जो भी हमारा वायर होता है, वायर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो हो रहे होते हैं ना, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कितनी तेजी के साथ मूव करेगा। जैसे उसी की बेसिस पे मैंने 3 टाइप्स के मटेरियल डिफाइन करे आपके साथ, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो क्या होता है कि अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो बहुत सारे कंडक्टर ऐसे होते हैं जो कम इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर पाते हैं, बहुत सारे कंडक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक साथ कर पाते हैं। जैसे कि सिल्वर बहुत ज्यादा कंडक्टिंग मटेरियल होता है, बहुत अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल होता है, क्योंकि उसमें ना बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और जब भी उनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है 2 पॉइंट पे, तो वो बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। इसीलिए सिल्वर को कहा जाता है कि बहुत अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है उनके अंदर ना, उनको भी रोकने के काम करते हैं, रोकने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे एटम्स में बहुत सारे एटम हमारा जो कंडक्टर है, बहुत सारे एटम जगह जगह पर होते हैं, और उनमें कोई किसी का एटम बड़ा होता है, किसी का एटम छोटा होता है। तो उनमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रेस्ट्रिक्शंस आती है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कितना रेस्ट्रिक्शंस है किस मटेरियल के लिए, वो डिफाइन करता है हमारा क्या, रेजिस्टेंस डिफाइन करता है, ठीक है ना। कि किसी मेटल में, कोई मेटल हमने बनाया, एलॉय बनाया हमने, और उसमें हमने करंट का फ्लो कराना है, तो करंट के फ्लो में कितना रुकावट आ रहा है, कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, वो कौन सा मेजर करता है, रेजिस्टेंस मेजर करता है। तो हम कह सकते हैं इसको अगर डिफाइन करना हुआ तो इट इज the measurement of obstructions of flow of charges or current। मतलब कितने चार्ज को वो रोक देगा, ठीक है। इसके मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। अब रेजिस्टेंस के लिए ना एक लॉ आया जिसे हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। दरअसल क्या होता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई सर्किट है, ठीक है, और उस सर्किट में एक वायर है जिसमें करंट का फ्लो होना है, तो ये वायर हो गया हमारा। अब इस मैंने वायर के ना दो क्रॉस सेक्शन को काट लिया, और ये हमारा क्रॉस सेक्शन 1 है और ये हमारा क्रॉस सेक्शन 2 है। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है V1 और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है V2, और V1 V2 से ज्यादा है। V1 क्या है, V2 से ज्यादा है, यानी कि दोनों जो टर्मिनल है हमारे, दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दैट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ना
हम केवल कभी कभी V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V की जगह जगह पे V भी लिख सकते हैं, V ही लिखा जाता है। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V है। और इसके अंदर जो मटेरियल्स हैं, उस मटेरियल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट आ रही है, जिसकी वजह से कुछ रेजिस्टेंस आएगा। उस रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूं R। तो हमसे ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है, इसके अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। इसके अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं उतनी तेजी के साथ करंट का फ्लो होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं उतनी तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, यानी कि करंट का फ्लो होगा। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, उस केस में जो फ्लो होने वाला करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हम ओम्स लॉ क्या कह सकते हैं, इट स्टेट्स दैट द फ्लो ऑफ करंट इज directly proportional to the potential difference across the two terminals ऑफ कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, या कंडक्टिंग मटेरियल लिख सकते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल में दो टर्मिनल के बीच में अगर हम देखने वाले हैं कितने करंट का फ्लो हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। और लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कब होगा, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिफर हुआ, टेम्परेचर वो रो आर इंटू एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो फाइनल रेजिस्टेंस ना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू जो हमारा लेंथ में चेंज आ रहा है। ध्यान समझना, फाइनली जो हमारा लेंथ है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं ना, फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारा लेंथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फाइनली आपको इसको बहुत ज्यादा डिटेल में इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है ना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देना है। अभी एक दो क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अगर लेंथ का चेंज आ रहा है या इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज आ रहा है, उस केस में हम कैसे फाइनली रेजिस्टेंस को निकालेंगे। तो ये इस केस में अगर हमने लेंथ को बढ़ाया तो कितना, अगर मान लो कि हमारा इनिशियल लेंथ L था और फाइनली हमने कितना लेंथ कर दिया, L डैश लेंथ कर दिया, उस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू L डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां पर आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन मैं पूछ देता हूं, अगर मान लीजिए कि मैंने इसको मतलब खींच करके 2 गुने लेंथ के बराबर कर दिया, इनिशियल लेंथ के 2 गुने लेंथ के बराबर कर दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर 2 गुना लेंथ हो जाएगा इसका तो L डैश की वैल्यू 2L हो जाएगी। तो यहाँ पर R डैश हमारा क्या आ जाएगा, R डैश इज इक्वल टू R इंटू L, 2L हो गई है ना L डैश, तो L 2L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R इंटू 4 इंटू L का स्क्वायर से L का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 4R। तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो गई, 4R। मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस के कितने गुना हो गई, 4 गुना हो गई। अगर हमने लेंथ को डबल करा, खींच करके उसको लेंथ को डबल कर दिया, तो इनिशियल रेजिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 4R के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, ध्यान से मतलब दिमाग लगा करके आंसर दीजिएगा। अगर ये कह रहा होगा कि लेंथ हमारी इंक्रीज तो हो रही है, लेंथ हमारी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, उस केस में लेंथ जितनी गुना से इंक्रीज होगी उतने गुना से रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज होगा। लेकिन लेंथ हमारी इंक्रीज हो रही है और क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, उस केस में अगर लेंथ हमारी 2 गुना से इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना से इंक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए ठीक है, उसके बाद से हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में देख लिया हमने, 1 ओम की डेफिनेशंस देख ली और सारी मतलब हमने
लगभग कंपोनेंट के बारे में चर्चा कर ली। अब क्या है ना कि रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, तो बहुत सारे रेजिस्टेंस को ना हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ऐड करके उसके बाद से ना हम एक फाइनली हमें जितना इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस चाहिए होता है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके के कॉम्बिनेशंस को देखना है, एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम दो तरीके के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मतलब 2, 3, 4, 5 रेजिस्टेंस, बहुत सारे रेजिस्टेंस, 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को अगर हम उसके एंड टू एंड जोड़ते चले जाते हैं तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और उसके दोनों टर्मिनल को हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं और दोनों टर्मिनल से बहुत सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज में, सबसे पहला जो होता है ना, इसके दो कॉम्बिनेशंस होते हैं। पहला होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को इंड टू इंड ऐड करते चले जाते हैं तो उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो फिगर है, यहाँ पर जो 3 रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है, यहाँ पर सर्किट से कोई मतलब नहीं है, सर्किट में आपको दिखाया गया कैसे रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है ना। और हमने यहाँ पर बैटरी प्रोवाइड की हुई है, ये स्विच है हमारा, ये अमीटर है जो कि करंट को मेजरमेंट करता है। मैं बताते चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को रिकॉल भी होता जाएगा। अब क्या है ना, यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में ना एक वोल्ट मीटर जोड़ा गया है जो ये बता रहा है कि इन दोनों रेजिस्टेंस के, मतलब ये जो हमारा दोनों टर्मिनल, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, इसके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो ये उससे में कोई मतलब नहीं है, फिलहाल में हमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से मतलब है। तो ये ऐसे सर्किट में जोड़ा जाता है, इसको मैं इतने पार्ट को उठा लेता हूं क्योंकि अभी मुझे सिर्फ इतने पार्ट से ही मतलब है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस R1 है, इस वाले का रेजिस्टेंस R2 है, इस वाले का रेजिस्टेंस R3 है, ये हमारा टर्मिनल है इस रेजिस्टेंस का, और ये हमारा टर्मिनल है इस रेजिस्टेंस का, और ये हमारा टर्मिनल हो गया इस तीसरे रेजिस्टेंस का। ये 3 रेजिस्टेंस हो गए और तीनों रेजिस्टेंस के इंड टू इंड ऐड होना। इंड टू इंड का मतलब है एक रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल, दूसरे रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल, फिर इसका दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, जस्ट इसी से नहीं जुड़ा हुआ है, उस केस में इसको हम कह देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना कि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इनके फाइनल टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैं V2 कंसीडर कर रहा हूं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो उस केस में जो हमारा इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तीनों के समेशन के बराबर होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। और इनमें जो करंट का फ्लो हो रहा होगा ना, इनमें जो करंट का फ्लो हो रहा होगा, यहाँ से जो करंट जा रही होगी, तो इनमें करंट क्या हो रही होगी, सेम जा रही होगी। जो ही करंट इसमें से पास कर रही होगी वही करंट इसमें से पास कर रही होगी, वही करंट इसमें से पास कर रही होगी, क्योंकि इसके पास दूसरा कोई पाथ नहीं है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस से सेम करंट पास करती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारों, मतलब जितने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है सीरीज में, उस सभी में से सेम करंट का पास होता है, लेकिन उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उनके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उनके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर V1 इज नॉट इक्वल टू V2 इज नॉट इक्वल टू V3, किस केस में, इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3। अगर R1 R2 R3 इक्वल नहीं है तो V1 V2 V3 भी इक्वल नहीं है, क्योंकि इनमें सेम करंट का फ्लो हो रहा होगा, सर्किट में से सेम करंट का फ्लो हो रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होता है ना, वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होता है। यानी कि जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही होगी V, उसके बराबर होगा वो। ठीक है ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब V इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। करंट का फ्लो तो सेम ही हो रहा है ना तीनों में, इसमें भी करंट का फ्लो I हो रहा है, इसमें भी करंट का फ्लो I हो रहा है, और इसमें भी करंट का फ्लो I हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, I इंटू, अगर मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो V टोटल जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको V को मैं क्या लिख सकता हूं, I इंटू R इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, क्योंकि I हमारा चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ से I को कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस
R3। तो यहाँ से I इंटू आर इक्विवेलेंट, आई को मैंने कॉमन ले लिया, आई से आई को काट दूंगा, तो मैं अगर आर इक्विवेलेंट की बात करूं तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट। मतलब यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का, वो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितनी रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में जोड़ा होता है, इंड टू इंड ऐसे जोड़ा होता है, तो इस कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सभी का समेशन के बराबर आ जाता है ना। यानी कि उनको क्या करेंगे, एडिशन करते चले जाएंगे जितने भी रेजिस्टेंस हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इसके बाद से आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद से कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक ही मतलब किसी रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल ले लिए हमने और उसी टर्मिनल से सभी के सभी रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। मतलब सभी के सभी रेजिस्टेंस का जो टर्मिनल है, टर्मिनल का मतलब होता है ना जिन दो पॉइंट के बीच में उनके बीच में रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि मान लो मुझे कहीं बल्ब को ऐड करना है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बल्ब को घरों में ऐड किया जाता है तो हमेशा उसके पास से दो वायर निकले होते हैं, एक को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, दूसरे को निगेटिव से जोड़ा जाता है। तो वो जहां जहां पर जोड़ा जाता है ना वही उसके टर्मिनल होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि मान लो इस रेजिस्टेंस को हमें जोड़ने के लिए एक को मैंने यहाँ पर जोड़ा, दूसरे को यहाँ पर जोड़ा, इस रेजिस्टेंस को भी मैंने एक को यहाँ पर जोड़ा, एक को यहाँ पर जोड़ा, इस रेजिस्टेंस को भी मैंने क्या करा, दोनों को मतलब तीनों रेजिस्टेंस के लिए जो टर्मिनल है वो सेम है। तीनों रेजिस्टेंस के लिए दोनों टर्मिनल क्या है, सेम है। इस केस में मैं कह दूंगा कि ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ना, क्योंकि हम जो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं दो पॉइंट के बीच में डिफाइन करते हैं ना, तो यहाँ पर देखो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इस रेजिस्टेंस का क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इस रेजिस्टेंस का क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये कहा जाता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन उनमें जो करंट जाएगी, यहाँ पर देखो यहाँ से करंट आई निकली, यहाँ पर गई, यहाँ पर इसको तीन पाथ मिल रहे हैं, तो कुछ इसमें चली जाएगी। ठीक है, अगर ये R1 है तो I1 कंसीडर कर लेता हूँ, कुछ इसमें चली जाएगी I2 और कुछ इसमें आ जाएगी I3। और ये जो टोटल करंट होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये तीनों पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करी जाती है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तीनों मतलब जितने भी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लिए हुए हैं सभी रेजिस्टेंस से होकर के पास होने वाला करंट सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों जो रेजिस्टेंस है यानी कि सभी के सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन पास होने वाला करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो हम इसके लिए कह सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और हम I इज इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, V अपान R होता है। अगर मैं टोटल करंट की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा इसको, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि यहां से मिलेगा हमें डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट जो कि टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, दैट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। तो V यानी कि I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R1 यानी V अपान R1 I2 का वो रो R इंटू L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो फाइनल रेजिस्टेंस ना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू जो हमारा लेंथ में चेंज आ रहा है। ध्यान समझना, फाइनली जो हमारा लेंथ है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं ना, फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारा लेंथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फाइनली आपको इसको बहुत ज्यादा डिटेल में इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है ना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देना है। अभी एक दो क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अगर लेंथ का चेंज आ रहा है या इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज आ रहा है उस केस में हम कैसे फाइनली रेजिस्टेंस को निकालेंगे। तो ये इस केस में अगर हमने लेंथ को बढ़ाया तो कितना, अगर मान लो कि हमारा इनिशियल लेंथ L था और फाइनली हमने कितना लेंथ कर दिया, L डैश लेंथ कर दिया, उस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू L डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां पर आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन मैं पूछ देता हूं, अगर मान लीजिए कि मैंने इसको मतलब खींच करके 2 गुने लेंथ के बराबर कर दिया, इनिशियल लेंथ के 2 गुने लेंथ के बराबर कर दिया।
ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर 2 गुना लेंथ हो जाएगा इसका तो एल डैश की वैल्यू 2l हो जाएगी। तो यहाँ पर आर डैश हमारा क्या आ जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू आर इंटू एल, 2l हो गई है ना एल डैश, तो एल 2l का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर इंटू 4 इंटू एल का स्क्वायर से एल का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 4r। तो आर डैश इज इक्वल टू क्या हो गई 4r, मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस के कितने गुना हो गई, 4 गुना हो गई। अगर हमने लेंथ को डबल करा, खींच करके उसको लेंथ को डबल कर दिया, तो इनिशियल रेजिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 4r के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, ध्यान से मतलब दिमाग लगा करके आंसर दीजिएगा। अगर ये कह रहा होगा कि लेंथ हमारी इंक्रीज तो हो रही है, लेंथ हमारी इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, उस केस में लेंथ जितनी गुना से इंक्रीज होगी उतने गुना से रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज होगा। लेकिन लेंथ हमारी इंक्रीज हो रही है और क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, उस केस में अगर लेंथ हमारी 2 गुना से इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना से इंक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए